हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है कंजूस। देखो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बोल दिया ना, कोई नहीं जाएगा मतलब कोई नहीं जाएगा। मैं अकेले खुद ही सारा काम संभाल लूँगी। वैसे भी बहुत होगा तो 1 महीने, इसके बाद तो तुम्हारा पेट सही हो जाएगा ना। फिर तो तुम खुद ही काम करने के लायक हो जाओगी। और अभी छोटी बहू की डिलीवरी डेट 2 महीने है। तब तक तो तुम खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगी। फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाएगी। घर में खे बड़ा होगी, लोगों की भीड़ भाड़ होगी। कहते हुए रत्ना देवी अपनी छोटी बहू लीला के कमरे से बाहर चली जाती है। रत्ना देवी की छोटी बहू लीला प्रेग्नेंट थी। उसे कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट कर दिया था। बड़ी बहू प्रियंका लीला का खूब ध्यान रखती थी। दोनों ही आपस में बहनों की तरह प्यार था। लीला की प्रेगनेंसी की खबर सुन प्रियंका खुश हो गई थी कि उसकी भी बेटी के लिए भाई या बहन आ जाएगा। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रियंका भी अपनी जेठानी होने का फर्ज बेखूबी निभा रही थी। लीला का बेड रेस्ट था तो लीला का भरपूर ध्यान देती। उसे टाइम पर दवाई, खाना, नाश्ता, फल, दूध सब कुछ प्रियंका खुशी खुशी करती थी। घर का काम निपटाने के बाद भी पूरी दोपहर दोनों बेड पर लेटे लेटे ही बातें करती रहती, जो रत्ना देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जब दोनों बहुओं को एक साथ हंसते खिलते देखती तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। उनको शक हो जाता कि दोनों बस मेरी शिकायत करके हंस रही होंगी। और इधर प्रियंका और लीला भी अपनी सास की हरकत अच्छी तरह से जानती थी। वे दोनों जब भी इकट्ठा होकर दोपहर को गप्पे लड़ाती तो उनके मन में सबसे पहले यही बात आती कि आज माँ जी को बेचैनी शुरू हो गई। अब तो वे शांत नहीं रहेगी, लेकिन किसी न किसी बहाने या तो कमरे में आती रहेगी या बार बार प्रियंका को बुलाती। लेकिन एक दिन अचानक ही प्रियंका जाने कैसे उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वे ऐसे नीचे गिरी कि उसके पैर में बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। बेचारी प्रियंका दर्द से तड़प रही थी कि जैसे तैसे उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्लास्टर चढ़ा दिया। अब दोनों बहुएं ही बेड रेस्ट हो गई थी। लीला की हालत पहले से ही उठने लायक नहीं थी। प्रियंका जो पूरा घर संभाल रखी थी, वे अपने पैरों की वजह से अब कुछ करने लायक ही नहीं रही गई। अब सबसे बड़ी आफत थी घर का काम, जो रत्ना जी अकेले नहीं कर पाती थी। जैसे तैसे काम को धीरे धीरे करती रहती थी। जाहिर सी बात है कि रत्ना जी का काम छूटे हुए कई साल हो गए थे। दोनों बहुओं के आने के बाद तो उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। फिर भी सब कुछ फिर से संभालना मुश्किल था। फिर भी रत्ना जी लगी रहती। उनके दोनों बेटे राजीव और रोहन सुबह सुबह ही ऑफिस होता था। दोनों ही सुबह 8 बजे नाश्ता करके दोपहर का लंच लेकर जाते थे। लेकिन 8 बजे तक रत्ना जी नाश्ता ही बना पाती थी। सुबह का नाश्ता, चाय, घर का काम करते करते लंच बन भी नहीं पाता था, जिससे कि रोहन और राजीव को रोज दोपहर बाहर ही खाना पड़ता था। प्रियंका ने देखा माँ जी से घर नहीं संभाला जाएगा तो उसने लीला से कहा, लीला, ऐसी हालत में जब भाभी प्रेग्नेंट होती
है तो नंद संभालने के लिए आती, हमारी नंद कहाँ से आएगी जब है ही नहीं। एक काम करो, मेरे मामा के तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरे मायके में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे मायके में तुम्हारी दो दो भाभियाँ हैं, तो अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी छोटी भाभी को बोल दो आने को तो कैसा रहेगा। वैसे भी नंद के यहाँ सुख दुख में भाभीियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ दीदी, मैंने भी कई बार सोचा था, लेकिन माँ जी के डर से मैंने कुछ कहा नहीं। मम्मी तो भाभी को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि मायके में तो मम्मी भी है, वे भी काम कर लेती है, बड़ी भाभी भी है, तो अगर छोटी भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाएगी तो वहाँ का भी किसी को भी परेशानी नहीं होगी और यहाँ का भी काम हो जाएगा। भाभी आने के लिए तो आ जाएगी, लेकिन माँ जी कहते कहते रुक गई। लीला प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं है, माँ जी से बात करती हूँ। जैसे ही रत्ना देवी कमरे में आई, प्रियंका ने कहा, माँ जी आपसे अकेले पूरे घर का काम नहीं हो पा रहा है। काम वाली का काम आपको पसंद नहीं आएगा, उसके हाथों का बनाया हुआ खाना आप नहीं खाएंगे, तो एक काम करते हैं, लीला की मायके से उसकी छोटी भाभी को बोल देते हैं, वे आने के लिए तैयार है। अगर आप हाँ कर दे तो। इतना सुनते ही रत्ना जी भड़क जाते हैं, क्या हाँ कर दूँ बहू? हाँ क्या हाँ करते, नई नई रिश्तेदारी है। अब तुम चाहती हो मैं उसकी भाभी को बुलाकर घर का काम करवाऊं? अरे वो भाभी है, कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उसके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो जाकर अपने घर कहेगी, कितनी बेइज्जती होगी। और वैसे कौन सा बड़ा काम है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे ही सही करती तो हूँ ना। और एक ही महीने की बात तो है, 1 महीने में तो तुम्हें आराम ही हो जाएगा। और वैसे भी छोटी बहू की तो अभी डिलीवरी का टाइम 2 महीना है, तब तक तो तुम अकेले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, खुद घर को संभाल सकती हो, फिर फालतू में क्यों किसी को बुलाना। अब छोटी भाभी आएगी तो उसका बच्चा भी आएगा, फिर भीड़ भड़क दूसरे का बच्चा आ जाए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी भीड़ बढ़ाने की, अभी टाइम है, मैं संभाल रही हूँ ना। 1 महीने बाद तुम खुद ही सही हो जाओगी, फालतू के लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए रत्ना जी चली जाती हैं। सास की बात सुन लीला को बुरा जरूर लगा था, बुरा तो प्रियंका को भी लगा था, दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। लीला ने कहा, दीदी आपको लगता है माँ जी 1 महीने तक पूरा घर संभाल लेंगी, क्योंकि उनकी हालत भी नहीं है काम करने की, और रोहन को तो बाहर खाने की आदत भी नहीं है, 2-4 दिन लगातार खाने पर उसका पेट भी खराब हो जाता है, फिर 1 महीना तो बहुत है। लीला की बात सुन सोच में पड़ गई प्रियंका। फिर उसने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता, माँ जी 1 महीना क्यों कह रही है? मेरा पैर टूटा है, 1 महीने बाद प्लास्टर कटने के बाद मैं तुरंत कूदने लगूं, पूरा घर भाग के संभाल लूंगी, अकेले मेरे से हो जाएगा, इतनी जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगी, 1 महीने तक बेड पर रहूंगी, उसके बाद तुरंत भागने लगेगा तो फिर से कोई ऊंच नीच हो जाएगी और मैं अपना पैर ही खो दूं। माँ जी तो यही सोच के बैठी है ना कि 1 महीने के बाद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगी।
और पूरे घर को पहले की तरह भाग भाग कर संभाल लूँगी। माँ जी एक बार भी नहीं सोच रही है कि जिसका पैर फ्रैक्चर हुआ है वह पहले की तरह तुरंत ही नहीं दौड़ने लगेगा, टाइम लगेगा। तुम टेंशन ना लो, मैं राजीव से बात करती हूँ, अब वही अपनी माँ को समझा पाएगा। शाम को जब राजीव और रोहन घर आते हैं तो प्रियंका राजीव से कहती है। प्रियंका की बात सुन राजीव को सही लगे। राजीव ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ लीला की भाभी को आने दो। प्रियंका भी 1 महीने के बाद तुरंत खड़ा होकर पूरा घर नहीं संभाल सकती है, उसको भी 2-4 महीने का टाइम लगेगा और आपके बस की बात नहीं है। आप अकेले पूरा घर नहीं संभाल पाओगी। अच्छा बेटा, तुम्हें भी छड़ा दिया उसने। बहू अभी दोपहर को मैंने तुमसे मना किया था ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, समय पर पानी नहीं मिल रहा है, घर गंदा है, दिक्कत क्या है? जब एक बार मैंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा। रत्ना जी की कड़क आवाज़ सुन सब लोग शांत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा इस बारे में उनसे बात करने की, लेकिन प्रियंका ने ठान लिया चाहे जो भी हो जाए माँ जी की सोच के अनुसार चलकर वो अपना पैर नहीं गंवा सकती। इधर रत्ना देवी दिन गिनती रही, उधर प्रियंका ने प्लास्टर कटने के बाद घर जाकर रत्ना जी को बोल दिया कि अभी भी डॉक्टर उसे 2-3 महीने ध्यान रखने के लिए कहा है। बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करनी है, तेज नहीं चलना है, बहुत ही आराम से कदम बढ़ाने हैं। प्रियंका की बात सुन रत्ना देवी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा अच्छा तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट तो नहीं बोला ना? कम से कम बैठ सब्जी तो काट सकती हो, दाल चावल को साफ कर सकती हो। घर के छोटे मोटे ऐसे बहुत से काम हैं जो बैठे बैठे भी किए जा सकते हैं, वही कर लो। नए जमाने के नए डॉक्टर के नए चोचले बड़ा ही चली गई रत्ना जी। प्रियंका कुछ भी नहीं बोलती, जो भी काम था वह बैठे बैठे ही करती रहती। एक दिन अचानक ही रत्ना जी की तबीयत खराब हो गई और गांव की कुछ औरतें प्रियंका को देखने के लिए आई। अब रत्ना जी से उठा भी नहीं जा रहा था, बुखार, बदन दर्द तो था ही, ऊपर से घर के काम भी करने पड़ते। अब गांव की औरतें आई हैं तो सबके साथ बैठकर बात भी करनी मजबूरी हो गई थी। बातों के साथ साथ सबको चाय पानी भी कराना था, जो रत्ना देवी को ही बनाना पड़ा। रत्ना देवी के हालत और घर का काम करता हुआ देख गांव की आई हुई काकी ने कहा, अरे रत्ना, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम अकेले घर का काम करना पड़ रहा है और तुम्हारी दोनों बहुओं की हालत भी खराब है। ये तो वही बात हो गई ना, भगवान सच में सुख हो या दुख हो दोनों ही छप्पर फाड़ कर देता है। तुम भी अगर ऐसे ही जबरदस्ती चलती रहोगी तो सच में उठने के लायक नहीं रहोगी। तुम काम वाली लगा लो ना। अरे जीजी, कैसे काम वाली लगवा लूँ? आपको पता है ना मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है। बिना नहाए धोए आएंगे, खाना बनाकर चली जाएंगी, मुझे पसंद नहीं आता सबके हाथों का खाना, इसलिए तो मजबूरी में काम करना पड़ता है। क्या करूँ, कोई मिलता भी तो नहीं है।
कि सही बुलाऊं बेटी को, नहीं है ऐसे मौक़ों पर कुछ दिन के लिए। बेटी को ही बुला ले, अब सब कुछ तो आपके सामने छुपा ही क्या है। प्रियंका वहीं बैठी सास की बातें सुन रही थी। उसे बढ़िया मौका मिला। उसने मन ही मन सोचा, अभी नहीं बोला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत ही बेचारी बनते हुए कहा, काकी जी, मैंने तो माँ जी से कितनी बार कहा था, माँ जी लीला की छोटी भाभी को बुला लो। लीला की माँ भी 1-2 बार बोल चुकी है कि अपनी छोटी बहू को भेज देगी, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक में रहता है, एक ही जगह रहता है। तो अगर 1-2 महीने के लिए आ जाएगी तो उसके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी बुलाने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका की बात सुनते ही काकी जी ने रत्ना जी को देखा और कहा, क्यों रे रत्ना, फिर क्या दिक्कत है? भाई देख, सामने से जब आने के लिए तैयार है लोग तो फिर क्यों मना कर रही है तू? अरे नहीं जीजी, मना क्या कर रही हूँ, क्या दूसरे के घर का? अरे काहे का दूसरे का घर? उसके घर की बेटी इस घर में है ना, उसका भी तो हक है बेटी के सुख दुख में शामिल होने का। मायके वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तू भी क्या सोच लेके बैठी है? बता, तेरी हालत है उठने की, बहू की हालत ऐसे ही खराब है। एक काम कर बहू, उसको करने दे, इसमें अच्छे से जानती हूँ छोटी बहू की काफ़ी खुशी में संभाल आएगी ना। और अगर छोटी बहू का बेटा हो गया तो भारी भरम कर नेक भी तो देना पड़ेगा। नेक देने से बचना चाहती है तेरी सास, मैं इसके नस नस से वाकिफ हूँ। 1 नंबर की कंजूस है। काकी की बात सुन रत्ना जी कुछ भी नहीं बोलती है। अब क्या जवाब दे? इस बात तो कहीं ना कहीं सही थी। काकी ने कहा, बहू एक काम कर, तू बोल दे छोटी बहू मायके वालों से कि कल ही वे अपनी छोटी बहू को भेज दे। इसकी तो कंजूसी चलती रहेगी। तू बोल दे, अभी बोल फ़ोन करके मेरे सामने बोल। प्रियंका को भी बढ़िया मौका मिला। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और लीला की मम्मी से छोटी भाभी को कल आने के लिए बोल दिया। बेचारी रत्ना जी चुपचाप बैठी प्रियंका का मुंह देखती रह गई। अब काकी के आगे उसका मुंह भी नहीं खुलता था। बोले तो क्या बोले, जिस चीज़ के चक्कर में वो पिछले 1.5 महीने से अपने आप घर के कामों में लगाई पड़ी थी, आखिरकार वही सब कुछ हुआ जो वो नहीं चाहती थी। लेकिन प्रियंका और लीला को सबसे बड़ा संतोष ये था कि कम से कम भाभी के होते हुए उनके पतियों को बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।